हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एल्काइल और एराइल हैलाइड्स के लेक्चर नंबर 5 यानी हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स के लेक्चर नंबर 5 यानी लास्ट लेक्चर के बारे में। हम लोग पिछले 4 लेक्चर में SN1, SN2, E1, E2 और बाकी सारी रिएक्शंस देख चुके हैं। अब केवल एराइल हैलाइड वाला पोर्शन बचा हुआ है यार, ज़्यादा कुछ बचा है नहीं अब, ज़्यादा है ना करने के लिए। अगला चैप्टर जो शुरू होगा वो अल्कोहल शुरू होगा। इसके बाद यानी कि संडे को तुम्हें अल्कोहल मिलेगा देखने के लिए। 11th में हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में वर्क तक कर चुके हैं, तो थर्मोडायनेमिक्स के बाद इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम और 11th खत्म हो जाएगी। फिर केवल ब्लॉक केमिस्ट्री बचेगी, दैट्स इट, है ना। 12th में ऑर्गेनिक बच रही है, तो जैसे ही 11th खत्म होगी हम लोग 12th में लगातार ऑर्गेनिक करेंगे। 6 के 6 दिन फटाफट कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। PYQ सीरीज़ में भी काफ़ी हद तक कंप्लीट हो गया है। केवल PYQ सीरीज़ में अब इनऑर्गेनिक बच रही है, बाकी सब तो डिस्कस्ड है पहले से। तो उसे देखते रहो, आसानी से पढ़ते रहो और आगे स्टेप बाय स्टेप पढ़ते रहो। जल्दी से जल्दी मैं कोशिश कर रहा हूँ 90 डेज़ प्लानर तुम्हें लेके आ रहा हूँ तुम्हारे पास में। तो 90 डेज़ में हम लोग कैसे 90+ स्कोर करें, इसके बारे में हम लोग केमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे कि कैसे इसे हम लोग मैनेज कर पाएंगे और कितने अच्छे से इसे डिस्कस कर पाएंगे, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी होगा। अगर तुम्हें कुछ इनपुट देने हो तो कमेंट में या टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन करके वहाँ पे भी लिख सकते हो और बताओ मेरे को कि क्या स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, तुम्हें किस तरह की दिक्कत आती है। तो आई विल कम अप विद द सोल्यूशन ऑफ एवरी प्रॉब्लम, और कुछ लोगों की प्रॉब्लम मैं टेकअप करूँगा उस वीडियो में, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए हम लोग एराइल हैलाइड्स चलते हैं। ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं होने वाला है, सिंपल है, जल्दी खत्म करेंगे। और फिर एक लेक्चर जो संडे को आएगा वो अल्कोहल पे आएगा, और अल्कोहल का पहला लेक्चर जो होगा वो ग्रिग्नार्ड रीजन पे बेस्ड होगा, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर रीजन में इंपॉर्टेंस की बात करें तो शायद ग्रिग्नार्ड रीजन की इंपॉर्टेंस टॉप पे आएगी, है ना। तो वो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो हम लोग को नोट्स कहाँ पे मिलते हैं, हमें नोट्स तो पता है, textcamp.in पे जाके बैच पे क्लिक करेंगे और प्रॉब्लम नंबर मतलब लेक्चर नंबर पे क्लिक करके वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे, या फिर हम लोग अल्टरनेटिवली जो हमें प्रॉब्लम शीट के लिए वो दिया हुआ है, लिंक दिया हुआ, वहाँ पे भी चल जाके डाउनलोड कर लेंगे। यार एल्काइल हैलाइड की और ऑर्गेनिक की प्रॉब्लम शीट बहुत बड़ी होती है, तो उसे मेरे को सेट करने में दिक्कत होती है। मैं अकेला होना, बहुत काम करना पड़ता है बैकग्राउंड में, और लगातार डेली वीडियो आ रहा है, इसलिए PYQs के लिए भी बहुत सारा काम करना पड़ रहा है मेरे को। सारे क्वेश्चंस को सेग्रीगेट करके टाइप करना और उन्हें इस फॉर्मेट में ले आना कि तुम्हारे पास अच्छे से पहुंचे, और फिर उन्हें डिस्कस करना, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, है ना। तो मैं कोशिश तो कर रहा हूँ अपनी तरफ से, बस तुम लोग भी अच्छे से कोशिश करते रहो। बिल्कुल पूरे नंबर आएंगे, कभी कम नहीं होंगे। वीडियो ज़्यादा देखनी है, पूरी देखनी है थ्योरी की, और PYQs के सॉल्व करने के बाद देखनी है ना। मैं ये नहीं करता सारी वीडियो पूरी देखो, पूरी देखने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ पे तुम्हें दिक्कत हो वहाँ से देख लो, ठीक है। तो एराइल हैलाइड्स क्या होते हैं, आज हम लोग डिस्कशन एराइल हैलाइड्स पे करेंगे। तो एराइल हैलाइड्स होते हैं, बेंजीन के ऊपर कोई ग्रुप X लगा हुआ है, तो एराइल हैलाइड्स को ARX कहते हैं। क्या कहते हैं? ARX, वेयर AR इज एराइल और X इज हैलाइड, ठीक। तो जो X ग्रुप होता है, X ग्रुप हैज -I इफेक्ट एंड +M इफेक्ट। इसके पास -I और +M इफेक्ट है। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि GOC आइसोमरिज्म सबको पता है ना, -I और +M, ठीक। बिटवीन -I एंड +M, -I एंड +M, in case of halogens, -I effect is more dominant, so these groups are ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टर्स। कैसे हैं? ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स हैं। ऑर्थो पैरा डायरेक्टर क्यों हैं? बिकॉज ऑफ +M इफेक्ट। यहाँ पे लिख दे ब्रैकेट में, बिकॉज ऑफ +M इफेक्ट, ठीक। एंड दे आर वीक डीएक्टिवेटर्स क्यों है? क्योंकि -I इफेक्ट लग रहा है, तो रिंग कैसी हो जाएगी? डीएक्टिवेट हो जाएगी। ये किसकी वजह से हो रहा है? ड्यू टू -I इफेक्ट। और हम जानते हैं -I इफेक्ट इसका कैसा है? डोमिनेंट है।
तो इस बात का ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एराइल हैलाइड्स। हेडिंग डाल लेते हैं, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एराइल हैलाइड्स। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एराइल हैलाइड्स में सबसे पहले क्या करेंगे, बेंजीन की रिएक्शन हम लोग कराएंगे Cl2 और FeCl3 से। ये हम लोग एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में रिएक्शन पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन की रिएक्शंस मैंने लिखाई थी। इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, इसका नाम अगर लिख दें तो पहला मेथड यहाँ पे लिख देते हैं, ये कौन सा है, क्लोरीनेशन है। ठीक, तो या फिर यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, Fe ले लेते हैं, तो इससे क्या बन जाता है, क्लोरोबेंजीन बन जाता है। अगर हम यहाँ पे ब्रोमीन ले लेते हैं, मैकेनिज्म के लिए हम लोग हाइड्रोकार्बन का लेक्चर, लास्ट लेक्चर नंबर 8 या जो भी कुछ था उसे हम रेफर कर लेंगे, 6 से 8 जो भी कुछ था। ठीक है, अगर हम यहाँ पे ब्रोमीन ले लेंगे तो हमें Br2 के साथ हमें क्या लेना पड़ेगा, FeBr3 लेना पड़ेगा, या फिर हम यहाँ पे Fe लिख देंगे तो इससे क्या लग जाएगा, ब्रोमीन लग जाएगा। और ये रिएक्शंस हैं कैसी, ये है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ठीक, मैकेनिज्म मैं नहीं लिख रहा हूँ, ये मानता हूँ कि तुमने पीछे वाले वीडियोस भी देखे हैं, क्योंकि यार ऑर्गेनिक पूरी ही देखनी पड़ेगी, उसके अलावा कोई तरीका नहीं है। ठीक, हमें ये पता है कि हम आयोडिनेशन डायरेक्टली Fe के साथ नहीं कर सकते हैं, Fe के साथ आयोडिनेशन नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि बेंजीन की रिएक्शन किससे कराते हैं, बेंजीन की रिएक्शन कराते हैं ICl से इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, जिससे I+ इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो जाता है और यहाँ पे हम आयोडीन लगा देते हैं। ये इस पे अटैक करके क्या करेगा, I+ इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कर देगा। ठीक है, सिंपल बात है। और फ्लोरिनेशन कराने का कोई ऐसा तरीका नहीं है, फ्लोरिनेशन बहुत एक्सप्लोजिव होता है, तो फ्लोरिनेशन डायरेक्ट नहीं कराते हैं। दूसरा तरीका क्या है, बात समझ में आ रही है, बहुत सा प्रेम पड़ा हुआ आराम से, कोई दिक्कत की बात तो है ही नहीं। हम लोग धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं, धीरे धीरे ही सब्जेक्ट ग्रो होता है, ऑर्गेनिक तरीके से ही आएगी। इफ़ यू विश टू रिमेंबर और लर्न ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बी पेशेंट। ठीक है, ज़्यादा परेशान होकर हबड़ दबड़ करने से कोई फायदा होगा नहीं। ठीक है, अब अगला है फ्रॉम बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। तो ये क्या बवाल है भाई, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड क्या होता है, हम तो यही नहीं जानते। तो बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड का बनाते कैसे हैं, हम लोग कराते हैं एनिलीन की रिएक्शन। ये क्या है, एनिलीन की रिएक्शन NaNO2 और HCl से कराते हैं 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक। ठीक, 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक कराते हैं, तो उससे जो कंपाउंड बन के आता है दैट इज कॉल्ड बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। इसे क्या कहते हैं, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। ठीक, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड कहते हैं इसे। तो ये बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड हमें आगे एनिलीन या फिर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड वहाँ पे भी इनकाउंटर होंगे ये रिएक्शंस। तो इसे कैसे बनाएंगे, तो ये बीच में लिख लेते हैं बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। यहाँ पे ये बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड हो गया। अगर हमने इसकी रिएक्शन CuCl HCl और वाटर से कराई तो इससे क्लोरीन लग जाएगी यहाँ पे आके। ठीक, अगर हमने इसकी रिएक्शन CuBr HBr और H2O से कराई तो यहाँ पे ब्रोमीन लग जाएगी आके। ठीक है,
इन दोनों ही रिएक्शन को क्या कहते हैं, ये दोनों रिएक्शन कौन सी हैं, बोथ आर रिएक्शन, ऐसा नहीं लिखते है ना। ये भी कौन सी रिएक्शन है, ये सैंडमेयर रिएक्शन है, सैंडमेयर रिएक्शन है, इसे यहाँ लिख देते हैं सैंडमेयर्स रिएक्शन। और ये भी कौन सी है, ये भी सैंडमेयर रिएक्शन है। तो दोनों रिएक्शन को ही सैंडमेयर रिएक्शन कहते हैं, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, दोनों सैंडमेयर रिएक्शन है। अब इसकी रिएक्शन हम लोग किससे करा दें, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को हम KI के साथ हीट करें तो इससे आयोडो बेंजीन बन जाती है। HBF4 के साथ हीट करें, HBF4 के साथ अगर हम हीट करें तो इससे फ्लोरोबेंजीन बन जाती है। क्या बन जाती है, फ्लोरोबेंजीन बन जाती है। या फ्लोरीन लग जाएगा, या तुम थोड़ा नीचे करके लिख लो कि तुम्हें लगेगा अजीब जगह लग गया। तो इससे क्या बन गई, फ्लोरोबेंजीन बन गई। और इस रिएक्शन का नाम होता है बाल्ज-शाइमन रिएक्शन। ये कौन सी रिएक्शन है, इसका नाम है BALZSCHIEMANN, बाल्ज-शाइमन रिएक्शन। ठीक, तो फ्लोरीन लगाने के लिए जो तरीका है वो कौन सा है, बाल्ज-शाइमन रिएक्शन है। एक और बेंजीन की इंपॉर्टेंट रिएक्शंस में से जो एक रिएक्शन है वो है H3PO2 के साथ अगर हम इसे हीट कर दें, H3PO2 के साथ अगर हीट कर देंगे तो बेंजीन बन जाएगी। ठीक, इसे हम वाटर के साथ हीट कर दें तो इससे फिनॉल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इससे फिनॉल बन जाएगा। तो ये कुछ रिएक्शंस है बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड की, जो आगे तक के फिनॉल वगैरह भी हम लोगों ने लिख लिया। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत की बात तो है ही नहीं। ठीक, अगली रिएक्शन जो है वो है बोरोडीन हेंसडीकर रिएक्शन, जो हम लोग पहले लिख चुके हैं। उसका एक एग्जाम्पल लिख देते हैं, मैकेनिज्म तुम्हें आती है। तो नंबर 3 लिख देते हैं, बोरोडीन हेंसडीकर रिएक्शन। बोरोडीन हेंसडीकर रिएक्शन क्या कहती है, बोरोडीन हेंसडीकर रिएक्शन कह रही है क्या कि अगर हम RCOOAg की रिएक्शन Br2 और CCl4 से कराते हैं, Br2 और CCl4 से कराते हैं तो RBr बन जाता है, AgBr बन जाता है और CO2 निकलती है। ठीक, अगर हम R को PS से रिप्लेस कर दें, R can be replaced with pH as well, no issues in that। तो ये सेम रिएक्शन लिखी जा सकती है, इसमें भी कोई परेशानी किसी को नहीं आनी चाहिए। आसान है बिल्कुल, बोलो भाई आसान है कि नहीं, समझ में आ रही बात कि नहीं। बिल्कुल, बस CO2 को हटाना है, AgBr निकालना और Br लगा देना है। ठीक, अगली नंबर 4 रिएक्शन जो है, फोर्थ एंड द लास्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन इज रेसिक्स प्रोसेस, RASCHIG, रेसिक्स प्रोसेस। रेसिक प्रोसेस क्या कहता है कि बेंजीन की रिएक्शन HCl से कराते हैं और HCl प्लस O2 से कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 और CuCl2, 250 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखते हैं तो इससे क्लोरोबेंजीन बन जाती है। हमें मैकेनिज्म की ज़रूरत नहीं है, ये मैन्युफैक्चरिंग वाले तरीके हैं, डायरेक्टली इनका प्रोडक्ट हमें पता होना चाहिए। और कई बार कोई सीधे सीधे नाम पूछ दे तो कम से कम नाम तो यार तुम बता ही पाओ, ऐसा तो होना ही चाहिए। ठीक, अब इसके बाद बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एराइल हैलाइड्स की। प्रॉपर्टीज ऑफ एराइल हैलाइड्स, एराइल हैलाइड्स की प्रॉपर्टी की बात करते हैं। ठीक, एराइल हैलाइड की प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी आती है दैट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ठीक, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में हम लोग ये पढ़ चुके हैं एल्काइल हैलाइड के, इससे पहले वाले लेक्चर में, थर्ड लेक्चर में हम लोगों ने यही पढ़ा था। तो इसमें दो तरह की रिएक्शंस हमें पढ़नी थी,
एक हमें बेंजाइन मैकेनिज्म पढ़नी थी और एक SNAR पढ़नी थी, और हम दोनों को ही पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे रिपीट टेलीकास्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, कोई फ़ायदा यहाँ पे नहीं है, वहाँ जाके रेफ़र कर लेना है और उन्हें कर लेना है। ठीक है, सवाल मैं डिस्कस कर दूंगा, जो भी मैंने छोड़े थे एक लेक्चर उसका भी आना है, लेकिन वो थ्योरी वाले डे पे नहीं आएगा, क्योंकि थ्योरी आगे बढ़ना ज़रूरी है, उसके लिए एक एक्स्ट्रा डे या फिर एक एक्स्ट्रा वीडियो ऐसे ही डाल देंगे। ठीक है, कोई परेशानी की बात नहीं है। सेकेंड रिएक्शन इज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है भाई? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में एग्जांपल अगर हम देखें तो पहला देख लेते हैं वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन तो होती नहीं, तो वुड्स फिटिक रिएक्शन है। वुड्स फिटिक रिएक्शन। वुड्स फिटिक रिएक्शन में क्या होता है? वुड्स में होता है एल्काइल हैलाइड, फिटिक में होता है एराइल हैलाइड। तो वुड्स फिटिक में हो जाएगा एल्काइल एराइल हैलाइड। तो क्या बनेगा? एल्काइल एराइल हैलाइड्स are formed. Alkyl aryl halides are formed. तो RX की रिएक्शन हम यहाँ पे अगर सब्स्टिट्यूशन X ले लें, सब्स्टिट्यूशन क्या ले लें? X ले लें, और इसकी रिएक्शन अगर हम Na ईथर से कराएं तो इससे R लग जाएगा, तो इससे एराइल एल्काइल एराइल ईथर बन गए। अगर एग्जाम्पल देखें सिंपल तरीके से लिख सकते हैं, बिल्कुल तसल्ली से, कोई परेशान होने की ज़रूरत है नहीं। यहाँ पे ब्रोमीन लगा लेते हैं, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, और Na ईथर से रिएक्शन कराते हैं इसकी, तो यहाँ पे टॉलुइन बन जाएगी। क्या बन गया? टॉलुइन बन गई। ठीक, सिंपल रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन क्या हो गई? नेक्स्ट रिएक्शन हो गई फिटिक रिएक्शन। फिटिक रिएक्शन में क्या होगा? एराइल हैलाइड की रिएक्शन Na ईथर से कराएंगे तो डाइफिनाइल्स बन जाएंगे या बाइफिनाइल्स बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? बाइफिनाइल्स। ठीक, सिंपल रिएक्शन है, बिल्कुल वुड्स के जैसी ही है, कोई परेशानी की बात होनी नहीं चाहिए इसमें। बस डिब्बा बना के NaCl निकाल देना है और आंसर आ जाएंगे। नंबर थ्री इज उल्मन्स बाई एराइल सिंथेसिस। उल्मन्स बाई एराइल सिंथेसिस। इसने क्या किया? उल्मन ने आयोडोबेंजीन्स ले ली। क्या ले ली? आयोडोबेंजीन ले ली। अभी तक हम लोग X कुछ भी रख रहे थे, अब इसने स्पेशली क्या चूज़ किया? आयोडोबेंजीन लिया और इसे Cu के साथ हीट किया। जब कॉपर के साथ हीट किया तो इससे बाई एराइल्स बने, जैसे लिखा है बाई एराइल्स, तो बाई एराइल्स ही बनेंगे, तो बाइफिनाइल बन गया। एक मैं पेटेंट क्वेश्चन जरूर करवाता हूँ, तो वो तुम्हें भी करवा देता हूँ। यार देखो, मैं तो ऑनलाइन ऑफलाइन में बिल्कुल भेदभाव नहीं कर रहा हूँ। जितना मेरे को सही कंटेंट पता है मैं सारा पढ़ा रहा हूँ। अगर कुछ छूट जा रहा है तो मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मेरे से कुछ छूट गया, कमेंट कर दो, मैं भी सीख जाऊँगा तो मैं भी पढ़ा दूँगा, है ना। तुम्हारी ऑफलाइन कोचिंग से अगर कंटेंट तुम्हें कम लग रहा हो तो मेरे को बताओ कि सर ये टॉपिक आपने नहीं पढ़ाया, ये छूट गया, ये रह गया, तो मैं बताऊँगा कि कब पढ़ाऊँगा, या फिर मैं अगर नहीं पढ़ाता हूँ तो पढ़ाना शुरू कर दूँगा। ठीक है, तो उल्मन्स बाई एराइल सिंथेसिस हो गई। ठीक, सिंपल सी बात है, बिल्कुल आसानी से समझ में आ जानी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की ऑफ हेलो बेंजीन। ठीक है, तो अगली हेडिंग डाल लेते हैं, नए पेज से ही डालते हैं हेडिंग, कहीं पे बीच में नहीं शुरू करते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक
एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो रिएक्शंस अब हमें किसकी पढ़नी है? एराइल हैलाइड्स की पढ़नी है। तो पहली रिएक्शन लिख लेते हैं फिर से, हेलोजिनेशन। मैकेनिज्म हेलोजिनेशन की वही रहेगी पुरानी वाली अपनी। तो मैकेनिज्म पे जोर नहीं देंगे, ये देखेंगे कि इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे लगेगा। और क्योंकि हेलोजेंस कैसे थे, हेलोजेंस ऑर्थो पैरा डायरेक्टर थे, ये बात मैं बता चुका हूँ, तो वो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे डायरेक्ट करेंगे। ठीक, तो जैसे अगर मैं ले लूँ यहाँ पे क्लोरोबेंजीन ले ली मैंने और इसकी रिएक्शन Br2Fe से कराई। क्लोरोबेंजीन ले ली यहाँ पे और इसकी रिएक्शन Br2Fe से कराई, तो ये ऑर्थो और पैरा पे ब्रोमीन सब्स्टिट्यूट करेगा। तो ऑर्थो पे किया और प्लस पैरा पे किया। इन जनरल जो होता है पैरा प्रोडक्ट मेजर होता है ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। तो ये कौन सा है? ये मेजर है और ये माइनर है, और ये माइनर इसलिए है बिकॉज ऑफ द लार्जर साइज ऑफ ब्रोमीन। तो बेसिकली स्टेरिक हिंड्रेंस की बात हो रही है बिकॉज ऑफ द लार्जर साइज ऑफ ब्रोमीन। तो बेसिकली स्टेरिक हिंड्रेंस की बात हो रही है। तो स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से इन जनरल क्या होता है कि जो पैरा प्रोडक्ट होते हैं वो मेजर होते हैं, जब तक हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसी सिचुएशन ना बन जाए तब तक वही मेजर बनेगा। ठीक, नंबर 2 देखते हैं। नंबर 2 इज नाइट्रेशन। भाई अपने ऑफलाइन नोट से कंपेयर कर लेना, है ना। जब पूरी केमिस्ट्री जब होने वाली होगी ना तब तो एहसास होगा कि नहीं सर बहुत ज़्यादा पढ़ा दिया आपने। तो इतना ज़्यादा है कि बीटेक फर्स्ट ईयर भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, केमिस्ट्री जो जो पढ़ेगा उसका बीटेक फर्स्ट ईयर भी कंप्लीट हो जाएगा इतने में। तो नाइट्रेशन में क्या होगा? नाइट्रेशन हम कैसे कराते हैं? क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन किससे करा देंगे? फ्यूमिंग HNO3 से। किससे कराएंगे? फ्यूमिंग HNO3 से। फ्यूमिंग HNO3 क्या होता है? कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 प्लस H2SO4। तो इससे क्या बन जाएगा? ऑर्थो पे NO2 लगेगा और पैरा पे NO2 लगेगा। ऑर्थो पे NO2 लगेगा और पैरा पे NO2 लगेगा। तो पैरा वाला इसमें भी क्या आ जाएगा? मेजर, और ये फिर से आ जाएगा माइनर। इन जनरल तुम आंख बंद करके पैरा वाले को मेजर लिख सकते हो, उसमें कोई बुराई की बात नहीं है। अच्छा, इसमें इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? इसमें नाइट्रेशन में मेरे भाइयों सबको पता है कि इलेक्ट्रोफाइल क्या है? कमेंट करके बताओ जल्दी से, क्या है? NO2 प्लस। NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल है, इसका ध्यान रखेंगे हम लोग। तो तुम लोगों को याद है तो कमेंट करके बताना कि सर आपने लिख दिया, लेकिन मेरे को तो याद था, मैं भूला नहीं हूँ। ठीक है, ऑर्गेनिक रिवाइज करने का तरीका GOC से नहीं, हाइड्रोकार्बन से शुरू होता है। हाइड्रोकार्बन से कॉपी पे लिख के लगाओ सवाल, तो फिर लगेंगे। ठीक, फिर उसके बाद थर्ड रिएक्शन जो आएगी वो कौन सी आएगी? सल्फोनेशन। हम लोग तो ये रिएक्शंस कई बार लिख चुके हैं, तो ये सल्फोनेशन आ गई भाई। ठीक, सल्फोनेशन में क्या होगा? क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन ओलियम से कराई जाएगी। ओलियम क्या होता है? ओलियम अच्छे से लिख दें क्या? ओलियम से कराएंगे। ओलियम होता है H2H2O7, और इसमें जो इलेक्ट्रोफाइल है वो कौन है? इसका इलेक्ट्रोफाइल कमेंट करो जब तक भाई कि इसका इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा। इसका इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा ये कमेंट करके बताना पड़ेगा। मैं तो प्रोडक्ट लिख रहा हूँ। ठीक, अगर कोई SO3H कह रहा है तो वो गलत कह रहा है। जो इलेक्ट्रोफाइल है वो SO3 है। इसमें इलेक्ट्रोफाइल क्या है? SO3 है। ठीक, इसके बाद जो अगली दो रिएक्शंस है वो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन बची हैं, और ये टॉपिक यहीं पे अपनी सांसें रोक देगा, दम टूट जाएगा और हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, चलो भाई अगली रिएक्शन लिखते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। फोर्थ रिएक्शन इज FREI, फ्रीडल क्राफ्ट
एल्काइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में क्या होता है कि क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन हम लोग कराते हैं RCl और AlCl3 की प्रेजेंस में, तो इससे ऑर्थो या पैरा पे R ग्रुप सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। और क्योंकि रिएक्शन कैसे जाती है, रिएक्शन कौन से इंटरमीडिएट से जाती है, जल्दी कमेंट करके बताएं। रिएक्शन कौन से इंटरमीडिएट से जाती है, पॉज करके कमेंट करके बताएं। मैं तो लिख दे रहा हूँ कि रिएक्शन गोज वाया फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, that's why rearrangements are possible। इसीलिए क्या है, रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। तो अगर हम लिख दें कि क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन एन प्रोपाइल हैलाइड से करा दी, तो इससे क्या बन जाएगा, इससे क्लोरीन बनेगा प्लस जो प्रोडक्ट बनेंगे वो उसमें मेजर कौन होगा, मेजर अगेन पैरा वाला होगा और ऑर्थो वाला क्या बन जाएगा, माइनर बन जाएगा। ठीक है, सिंपल है। मैं इस पूरे को इधर खींच दूँ क्या, थोड़ा सा ज़्यादा किनारे चला गया, इसे पूरा इधर कर देता है। ठीक है, ठीक है, राइटिंग समझ में आ रही है, बढ़िया से सब पता चल रहा है मैं क्या क्या लिख रहा हूँ। ठीक, तो यहाँ पे CH3 और यहाँ पे भी CH3, अगर किसी को एक ही लाइन दिख रही हो तो ठीक, सिंपल बात है। अगली रिएक्शन विल बी, फिफ्थ रिएक्शन विल बी फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। फिफ्थ रिएक्शन इज फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में क्या होगा मेरे भाई, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में इसकी रिएक्शन RCOCl से कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो ClCOR बन जाएगा प्लस पैरा पे भी लगेगा और अगेन पैरा वाला कैसा होगा, मेजर होगा। ठीक, सिंपल है, ज़्यादा मुश्किल बात तो नहीं है लिखने में। तो अगर हम क्लोरोबेंजीन ले लें और उसकी रिएक्शन हम COCl से करा दें इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो मेजर प्रोडक्ट क्या बनाएंगे, पैरा पे CH3 एसिटाइल ग्रुप हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक, एक इसका अजीब सा क्वेश्चन बनता है जो पेपर्स में पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट और एक्सेप्शन दो कुछ लिखना चाहो लिख लो। तो एक अजीब सा क्वेश्चन बन जाता है जिसमें कहते हैं कि एराइल हैलाइड्स की रिएक्शन जब हम लोग डीकार्बोनाइलेशन कराना पड़ता है हमें, जब इसकी रिएक्शन AlCl3 से कराते हैं तो बेसिकली जो कंपाउंड बनता है वो एक्सपेक्टेशन के विरुद्ध बन जाता है, अपोजिट बन जाता है और इसमें CO भी निकल जाती है। तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डीकार्बोनाइलेशन। डीकार्बोनाइलेशन, ठीक है, ध्यान रख पाओगे इसे, मुश्किल तो नहीं है, बिल्कुल आसानी से इसे ध्यान रखा जा सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगली रिएक्शन है फॉर्मेशन ऑफ DDT। फॉर्मेशन ऑफ DDT, NCERT में जितने कन्वर्जन दिए हुए हैं उन कन्वर्जन को करने की कोशिश आप तब करिएगा जब आप हाइड्रोकार्बन्स भी पढ़ चुके हों, अदरवाइज कन्वर्जन्स नहीं होंगे। कन्वर्जन एटमोस्ट थिंग है, तो कन्वर्जन करने के लिए आपको हाइड्रोकार्बन्स को पढ़ना पड़ेगा। ठीक, तो DDT कैसे बनाते हैं, क्लोरल की रिएक्शन कराते हैं, ये क्या है, ये है क्लोरल। क्लोरल की रिएक्शन कराते हैं क्लोरोबेंजीन से इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HNO3
तो इससे जो कंपाउंड बन जाता है वो DDT बन जाता है, इसका नाम DDT। ये क्या है? ये इंसेक्टिसाइड होता है। जो गांव के बच्चे हैं उन्हें बिल्कुल पता होगा कि ये इंसेक्टिसाइड है। ठीक, इंसेक्टिसाइड है। स्पेलिंग यार इंसेक्टिसाइड की देख लेना, इंसेक्टिसाइड देख लेना यार, है ना। ठीक, तो इसका फुल फॉर्म क्या होती है? DDT का होता है फुल फॉर्म PP डैश डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। ठीक, तो ये DDT की फुल फॉर्म है। कई बार सीधे सीधे पूछी जाती है कि DDT की फुल फॉर्म क्या होती है। इसके अलावा डाइहेलाइड्स ट्राइहेलाइड्स हम लोग कर चुके हैं। अब जो अगला टॉपिक डिस्कस करना है वो ग्रिग्नार्ड है, और ग्रिग्नार्ड को हम लोग हेलोजेंस में डिस्कस ना करके एक क्लास सोलली डिस्कस करेंगे ग्रिग्नार्ड की, जिसमें ग्रिग्नार्ड की हेलोजन से, हेलोजन डेरिवेटिव से, रिएक्शंस अल्कोहल से, एसिड से, कार्बोनिल कंपाउंड से, दुनिया तामझाम से, सबसे करा के देख लेंगे तो आसानी से वो भी लेक्चर हो जाएगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो संडे को ग्रिग्नार्ड ख़त्म होने के साथ काफ़ी कुछ ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो अभी लेते हैं विराम। संडे को फिर से मिलेंगे हम लोग सेम टाइम पे ग्रिग्नार्ड रीजेंट के साथ। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, पढ़ते रहो, लोगों के साथ शेयर करते रहो, और बहुत सारे लोगों को देखना चाहिए। अभी लोग सब्सक्राइब तो कर रहे हैं लेकिन देख नहीं रहे हैं, या देख रहे हैं पता नहीं, रेगुलर लोग कम हैं। रेगुलरिटी बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी एक को फॉलो करिए और रेगुलर दिल से फॉलो करिए, बस कंटेंट एक बार चेक कर लीजिए कि ऑफलाइन कोचिंग से कमतर तो नहीं है कैसे भी। ठीक, और तुम्हारे एक चैप्टर पढ़ के देख लो किसी से, उससे देखो कि PYQs कितने सॉल्व हो पा रहे हैं। अगर हो पा रहे हैं तो फिर ब्लाइंडली फेथ करो। इस चैनल पे रहने की ज़रूरत तभी है जब आप पढ़ो, है ना। तो ध्यान रखो, अच्छे से पढ़ाई करो, और खूब शेयर और सब्सक्राइब करो। हम लोग मिलके बहुत बड़े ग्रुप को कैटर करना चाहते हैं, जिसके लिए हमें तुम्हारे सपोर्ट की ज़रूरत है। ठीक है, चलो मिलते हैं हम, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।